हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा सीएसईए में वेदांत शर्मा आ गया हूं आपके अपने चैनल पर। तो सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी के इस एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं। हम चैप्टर नंबर 4 एसपीएम बीवी पेपर नंबर 20 ए जो आपका है उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन हमारा हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 का हमारा रिवीजन हो चुका है, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, बेसिकली हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा। अब बात है सर, चैप्टर 3 स्किप हो रहा है क्योंकि चैप्टर 3 से जो 7 मार्क्स के जो थियरी के सवाल होते हैं वो पूछे नहीं जाते, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 ए जनरली। ठीक है ना। तो अभी जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 बी जनरली होता है, चैप्टर नंबर 4 से आता है, आपका 7 मार्क्स का आता है और एमसीक्यू से तो आते ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते। बेसिकली चैप्टर क्या है हमारा, चैप्टर नंबर 4 एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो उससे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उसी के बाद समझेंगे ना एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ठीक है। बेसिकली रिस्क क्या होता है, कुछ करूंगा गलत तो नहीं हो जाएगा। जिस दिन हमने सीएमए में एंटर किया था, एक रिस्क हमने ले लिया था, क्या कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा नहीं होगा, 40 आएगा नहीं आएगा, 60 आएगा नहीं आएगा। वी टुक ए रिस्क। ठीक है ना। एवरीथिंग वी डू हैज ए रिस्क। रिस्क मतलब क्या है, द चांसेस ऑफ गेटिंग समथिंग अनफेवरेबल। ठीक है। अब फाइनेंशियल रिस्क को हम कैसे देखते हैं, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक। आपको पता है सिस्टमैटिक मतलब मैक्रो वाला, जो बिजनेस एनवायरनमेंट के वजह से, मार्केट के वजह से, जो किसी कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, वो क्या हो गया आपका बिजनेस रिस्क। फिर अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या हो जाएगा आपका, कि जो इज दैट रिस्क दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस, विच इज ओनली पर्टिकुलर एंड एप्लीकेबल टू दैट बिजनेस। यानी बिजनेस टू बिजनेस चेंज होता जो रहेगा वो आपका अनसिस्टमैटिक है। और जो कंट्री एज अ होल, मार्केट एज अ होल जो एप्लीकेबल हो जाता है, वो सिस्टमैटिक रिस्क होता है। अगर आपके एफएम में ध्यान होगा तो एक टॉपिक क्या था, कि सिस्टमैटिक रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड बट अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ठीक है। तो इसके बारे में हमने बात कर ली। एग्जाम्पल क्या है, सिस्टमैटिक में इंटरेस्ट रेट हो गया, मार्केट हो गया, परचेजिंग पावर हो गया, फिर फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क हो गया, ये सब हो गया। अनसिस्टमैटिक में लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। क्यों, ये सब आप पे है, आपको कोई लिक्विड क्या बोलते, क्रेडिटर लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर आपका बिजनेस कितना स्मूथली चल रहा है, क्या आपके ऑपरेशंस परफेक्टली काम कर, दैट इज टू योर बिजनेस। ठीक है। ये उतना नहीं पूछा जा सकता। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग द रिस्क एंड मिटिगेटिंग द रिस्क। ठीक है ना। जो रिस्क होने वाला है उसको तो वो अननोन नहीं क्या बोलता है, उसको तो मैं टाल नहीं सकता, दैट इज इनएविटेबल। थैनोस बोलता है ना, आई एम थैनोस, आई एम इनएविटेबल। वैसे ये रिस्क भी इनएविटेबल है, बट क्या, इसको हम मैनेज करेंगे, मिटिगेट करेंगे। अब मैनेज कर लिया, मिटिगेट कर लिया, कैसे करेंगे, समझेंगे चीजों को कि कैसे होता है, फिर उस हिसाब से एक्शन लेंगे बेसिकली। तो 5 स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन, एनालाइज, प्रायोरिटाइज, मिटिगेट, मॉनिटर। पहले पता तो लगाओ क्या रिस्क है, फिर उसका एनालिसिस करो कि उस रिस्क का इंपैक्ट क्या होगा। देन क्या है, थर्ड वर्ड इज प्रायोरिटाइज। बिजनेस में हंड्रेड्स ऑफ रिस्क होंगे, किस रिस्क को आपको टैकल करना है, किसको वैसे ही छोड़ देना है। समझ रहे ना, आप घर से निकले 100 रिस्क होगा, किस रिस्क को आप ध्यान में रखोगे, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना है वरना सर टूट सकता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट रिस्क जिसको आपने दिया। अब क्या बोलता है, पैर में पत्थर लग जाएगा, उस रिस्क को आप ज्यादा ध्यान देते हो क्या, आंसर इज नो ना। बहुत गंदा एग्जाम्पल था पता है, बट ठीक है। ठीक है ना। तो प्रायोरिटाइज करो, फिर उसके बाद जो आपका टॉप प्रायोरिटी होगा उस हिसाब से उसको मिटिगेट कर लो। और फिर क्या देखो कि क्या अभी भी वो रिस्क है, मॉनिटर करो कि आपका मिटिगेशन क्या आपके रिस्क को क्या बोलते हैं नलिफाई कर रहा है, वो चीज आपको देखनी है। फिर एस्पेक्ट्स क्या है रिस्क मैनेजमेंट के, एक होता है रिस्क असेसमेंट, देखो कि कितना रिस्क है। फिर क्या उसको मैनेजमेंट पॉलिसी कैसे हैंडल कर रहे हो। फिर रिस्पॉन्स क्या कर रहे हो रिस्क को। अब रिस्पॉन्स कैसे कर सकता है, इधर आप अवॉइड कर लो, उसको आने ही मत दो। दूसरा क्या है, कम कर लो, 100% था 30% पे ले आओ। तीसरा क्या है, ट्रांसफर कर दो। चौथा क्या है, एक्सेप्ट कर लो। दिस आर सम टेक्निक्स। फिर क्या, अब ये सब हो रहा है, फिर रिस्क को रिपोर्ट करो। और क्या करना है कि जो बचा कच्चा रिपोर्टिंग है वो सब ध्यान में रख लो। तो क्या, इज दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इज यस। What are the steps of risk management or aspects of risk management? Yes, this can be a question, अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ ईआरएम। ईआरएम मतलब आपका चैप्टर का नाम, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। उसके एलिमेंट्स क्या है, ईआरएम क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बाकी एलिमेंट्स क्या है मेरे, पहले तो ऑब्जेक्टिव बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ कि कैसे आप उस चीज को
हैंडल करने वाले हो। अब वो हो गया, फिर आइडेंटिफाई कर लिया आपने क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है, उसका इम्पैक्ट देख लो, फिर रिस्क का रिस्पॉन्स डिसाइड कर लो और मॉनिटर करो। हमने जो ऊपर देखा था वही चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, फिर ये कोसो क्या चीज है, उसमें क्या है, कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ फ्रेमवर्क। ठीक है, कोसो फ्रेमवर्क है। अब उसमें क्या बोलते हैं, वही कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, सेम चीज है। तो क्या करना है कि अब रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी शुड गो हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजी जो बना रहे वो रिस्क को कंसिडर ही नहीं कर रहा, कोसो ये बोलता है। फिर क्या बोलता है कि बिजनेस एज ए होल हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। पोर्टफोलियो व्यू मतलब क्या है, एक साथ बहुत सारी चीजों को साथ में लेके चलना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एक चीज का रिस्क दूसरी चीज से ऑटोमेटिक मिटिगेट हो जाता है, नलिफाई हो जाता है। तो वो चीज को हमको ध्यान में रखनी है। फिर क्या है कि जो सिलो बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या है, मैं अपना देखूंगा, तुम अपना देखो, तुम अपना देखो, ये नहीं, सबको पोर्टफोलियो व्यू बोला ना, ब्लैंकेट, सबको एक साथ देखते हुए चलना है हमें। ठीक है, फिर 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स के एक बार सेल्फ रीडिंग के लिए देख लीजिएगा, मैं बस बता देता हूँ। इंटरनल एनवायरनमेंट में मेरा रिस्क हो सकता है, इसलिए हम क्या करें, इंटरनल एनवायरनमेंट को देखते हुए ऑब्जेक्ट सेट करना है। फिर जब इवेंट आइडेंटिफाई हो गया तो फिर उसमें देखना है कि रिस्क असेस करके कि कितना रिस्क है। अब रिस्क पता चल गया तो फिर उस रिस्क को हैंडल कैसे करना है, दैट इज माई रिस्क रेस्पॉन्स। अब ये सबको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड कंट्रोल करते रहिए। ड्यूरिंग दिस होल 6-7 प्रोसेस आपका क्या आएगा, इंफॉर्मेशन कुछ जनरेट होगा, उसको आपको कम्युनिकेट करना है और मॉनिटर करते हुए चलना है। ये इंटर रिलेटेड नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट यस, एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज एग्जाम क्वेश्चन। बेसिकली कोसो का ऑब्जेक्टिव क्या था, स्ट्रेटेजिक्स, ऑपरेशन, रिपोर्टिंग, कॉम्प्लायंस, मतलब स्ट्रेटेजी भी साथ में चले और ऑपरेशन लेवल पे जो मेरा रिस्क है वो क्लियर होता रहे, जिससे क्या होगा कि मेरी रिपोर्टिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्या होगा कि कॉम्प्लायंस होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट कोसो वांटेड। अब ये क्या था, थोड़ा सा इरेलेवेंट टॉपिक था, बट था तो हमको कवर करना था, क्या पता कहीं से एमसीक्यू में पूछ ले। कोसो के कितने ऑब्जेक्टिव्स है, 4 ऑब्जेक्टिव्स है, या फिर विच वन ऑफ देम इज नॉट ए कोसो ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, ऐसा पूछ सकता है। नेक्स्ट, कुछ डिस्टिंक्ट टॉपिक्स ऑन देयर ओन, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, अपने में छोटे छोटे टॉपिक्स है। क्या है, रिस्क पूलिंग। अगर आप कैब में जाते हो तो कैब पूलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक रास्ते पे जा रहे हो, उसमें 3-4 जन अलग अलग सवार हो गए। वैसे रिस्क पूलिंग क्या है कि रिस्क को जो है आप डाइवर्सिफाई कर दो, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में शेयर करो, यही होता है आपका रिस्क पुलिंग। ठीक है, कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, प्रोडक्ट फ्लो, ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली सप्लाई चेन में आप यूज कर सकते हो रिस्क पुलिंग को। फिर डाइवर्सिफिकेशन, रिलेटेड टॉपिक, एक सारे एप्पल्स को एक बास्केट में मत डाल के डिफरेंट डिफरेंट डालो, सब यही बोलते हैं, मैंने भी बोल दिया। ठीक है, थोड़ा सा शेयर्स में इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा सा डिबेंचर में कर लो, थोड़ा सा गोल्ड में कर लो, थोड़ा सा एफडी में कर लो, क्या ये डाइवर्सिफिकेशन। वैसे ही रिस्क, हर हाई रिस्क को नहीं लेना है, थोड़ा सा वन टाइप ऑफ लिक्विडिटी रिस्क ले लिया, थोड़ा सा क्रेडिट रिस्क ले लिया, या फिर मान लो थोड़ा सा आप ये वाले रिस्क लोगे जहां पे आपका डिमांड कंट्रोल में है। ठीक है ना, थोड़ा ऐसा रिस्क ले लो जहां पे आप सप्लायर पे डिपेंड हो रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क लो। एक ही टाइप का रिस्क ज्यादा लोगे तो फिर फ्लक्चुएशन पे ज्यादा इफेक्ट करने लगेगा मेरे को। नेक्स्ट क्या है मेरा, रिस्क एनालिसिस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी तक दोस्तों रिस्क एनालिसिस से सवाल नहीं आया है, तो देर इज अ वेरी गुड चांस आइदर रिस्क एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो रिस्क मैपिंग से क्वेश्चन आएगा। दिस आर द 2 टॉपिक्स जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, और बाकी टॉपिक से सवाल ऑलरेडी आ चुका है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये रिस्क एनालिसिस बेसिकली क्या है कि हर रिस्क का वो आ कैसे रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और कितने चांसेस है उसके आने के। ठीक है ना, द पॉसिबिलिटी, हाउ इट इज कमिंग, हाउ मच चांसेस इट इज देयर, एंड अगर आ गया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये है मेरा बेसिकली रिस्क एनालिसिस, अनसर्टेनिटी को अच्छे से समझना। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, पोटेंशियल लिटिगेशन को मैं अवॉइड कर सकता हूँ, कंप्लायंस मेरा होता रहेगा, रेगुलेटरी इश्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, और अगर मैं एनालिसिस करता रहूंगा तो मान लो कोई नया लॉ भी आ गया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या हो रहा है, जो मेरा रिस्क एक्सपोजर है वो कम हो जा रहा है, क्योंकि जब मैं एनालिसिस करके एक डिसीजन ले रहा हूं तो मैं क्या बोलता है, ऐसा मनमर्जी डिसीजन नहीं लेता। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या, मिनिमाइज द इम्पैक्ट। अगर मैं रिस्क एनालिसिस करके तैयार हूं उसके लिए तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली जो इम्पैक्ट होगा रिस्क का मेरे पे कम होगा, बिकॉज आई एम रेडी। आप चल रहे हो, कोई झट से मार देगा, ज्यादा दर्द होता है, आप शॉक हो जाते हो, लेकिन आपको पता है कोई मारने वाला है तो कम दर्द होता है कि नहीं, सेम चीज है। ठीक है, नेक्स्ट, रिस्क एनालिसिस कैसे हो सकता है, इधर क्वालिटेटिव, इधर क्वांटिटेटिव, नहीं तो सेमी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है, जहां पे डाटा इधर सफिशिएंट नहीं है, या फिर जो है वो कंप्लीटली रिलायबल नहीं है, या फिर डाटा है ही नहीं,
उस केस में क्वालिटेटिव यूज होगा। बट वहां यूज कर सकते हैं जहां पे रिस्क लेवल लो है। यस माय फ्रेंड्स, रिस्क लेवल लो होगा तभी यूज करना है। क्या करना है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। अरे मैं बैठ के सोच रहा हूँ क्या करना है, 4 जन मिलके बात करना है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर एक क्वेश्चनर एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, कि क्वेश्चनर दे दिया, ये फुलफिल करो, इसी में ऑटोमेटिक आंसर्स निकलेंगे। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, जैसे एचआर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गई। अब सब मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कैसे क्या करना है, तो दैट इज अनदर। फिर आप स्पेशलिस्ट या फिर एक्सपर्ट को बुला लो, आपके क्रिकबज के एक्सपर्ट्स नहीं, जिनको खेलना नहीं आता था वो नहीं, रियल एक्सपर्ट, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को बुला लो और फिर देख लो। नेक्स्ट, सेमी क्वांटिटेटिव क्या है? कि यहाँ पे क्या है कि आई एम नॉट गिविंग एनी एग्जैक्ट क्वांटिटी, इट इज जस्ट लाइक रेटिंग, कि हाई, मीडियम, लो, क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, एग्री, डिसएग्री, समवॉट एग्री, न्यूट्रल। ये जो हम क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन देते हैं ना, दिस इज नथिंग बट सेमी क्वांटिटेटिव मेथड। पूरा ही मैं नंबर्स नहीं दे रहा हूं, बट पूरा ही उसको सब्जेक्टिव भी नहीं रख रहा। ठीक है। देन क्वांटिटेटिव क्या है? कि आई एम गिविंग नंबर्स टू द रिस्क। एग्जांपल एसडी, वेरिएशन के मैं नंबर्स निकाल के दे रहा हूँ, या फिर इतना परसेंट चांसेस है, या फिर इस रिस्क का इंपैक्ट इतना होगा। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। क्या है? बो टाई एनालिसिस। बो टाई एनालिसिस क्या है? क्वालिटेटिव मेथड। अब ये सब एग्जांपल्स है, ठीक है, वो टाइप्स ऑफ मेथड्स थे, ये एग्जांपल्स है। अब बो टाई एनालिसिस क्या बोलता है? बो टाई में क्या, एक साइड, दोनों साइड सेम रहते हैं, बीच में होता है ना, तो वन साइड इज द कॉज, अनदर साइड इज द इफेक्ट। ठीक है ना, दैट इज अबाउट बो टाई। नेक्स्ट, रिस्क एनालिसिस मैट्रिक्स। मैंने एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर दिया, अब देख रहा हूँ कि इस चीज में पड़ेगा तो इतना इंपैक्ट है, इस चीज में पड़ेगा तो इतना इंपैक्ट। रिस्क रजिस्टर मतलब कुछ नहीं, मेरे जितने रिस्क थे सबको मैंने लिख के रख दिया, फिर देख रहा हूँ कौन सा आएगा, क्या आएगा। फिर स्विफ्ट एनालिसिस। स्विफ्ट मतलब स्ट्रक्चर्ड व्हाट इफ टेक्निक। स्ट्रक्चर्ड व्हाट इफ टेक्निक। अब इसमें क्या है? अगर ये चीज हुई तो क्या होगा, दैट इज स्ट्रक्चर्ड व्हाट इफ टेक्निक एनालिसिस। ठीक है ना, कि अगर मान लो अभी मैं एक प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, ठीक है, एक प्लान था, अब अगर मैं प्लान को चेंज करूंगा तो व्हाट आर दी लाइक पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है और रिस्क इंपैक्ट क्या है, उसको एनालिसिस करके फिर मैं कर रहा हूँ, दैट इज अनदर रिस्क एनालिसिस मेथड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका सवाल आया भी नहीं है और बन भी सकता है, क्या है? रिस्क मैपिंग। क्या मैपिंग सर? मैप स्ट्रेटेजी मैप चलता रहा, वो इंपॉर्टेंट था, अभी क्या रिस्क मैप आ गया है? देखो, रिस्क मैप बेसिकली क्या है कि मेरा जितने भी रिस्क है उसको मैंने एक लिस्ट बना दिया, फिर उसको क्या कर रहा हूं मैं, दो चीजों के बेसिस पे उसका भी एक मैं मैट्रिक सॉर्ट ऑफ चीज बना रहा हूं। क्या है? कि लाइकलीहुड कितना है वो चीज अकर हो, और उसका सिवियरिटी, इंपैक्ट कितना सीवियर होने वाला, उस बेसिस पे मैं क्या करूंगा, 3 क्लास में डिफाइन कर दूंगा कि हाई, लो, मीडियम। बट दिस इज बेस्ड ऑन ए मैट्रिक्स, दिस इज बेस्ड ऑन ए, क्या बोलता है, मैप। तो इसी को जो एक लिस्ट बना के उसको फिर मैट्रिक्स में फिट कर रहा हूं ना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैपिंग। क्या है? लिस्टिंग ऑफ ऑल द रेलेवेंट रिस्क वेयर ईच सिंगल रिस्क इज प्लेस्ड इन ए 2 डायमेंशनल पेज। ठीक है। अब इससे फायदा क्या है कि जो मेरा हाई है उसके लिए मैं एडवांस में प्रिपेयर कर सकता हूँ, ऑलरेडी मैं मिटिगेशन स्ट्रेटेजी बना के रखूंगा, मेरा इंश्योरेंस का कॉस्ट कम हो जाएगा। इंश्योरेंस कॉस्ट कैसे कम होगा? जो मेरा लो रिस्क वाला जोन है, जैसे देख रहे हैं आप, ये लो रिस्क वाला जोन है, तो अब इस लो रिस्क वाले जोन में क्या होगा, मेरे को इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कम अमाउंट का लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, जबकि हाई के लिए मेरे को लेना ही पड़ेगा, तो अननेसेसरी कॉस्ट कटिंग भी मेरी हो जाएगी। फिर क्या है कि जो रिस्क फंक्शन और अदर फंक्शन साथ में चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है उसका कोई सुन ही नहीं रहा है, सब साथ में चलते रहेंगे। और क्या होता है, इससे पता चल जाएगा रिस्क एपेटाइट मेरा कितना है और टॉलरेंस लिमिट कितना है। उस हिसाब से क्या होगा ना, मैं नए डिसीजन ले सकता हूँ। अब मान लो सपोज मेरा रिस्क एपेटाइट है 10 करोड़ का, ठीक है, और मैं देख इस चार्ट के हिसाब से मेरे को पता लग रहा है कि हाई रिस्क में अभी तक 8 करोड़ ही हुआ है, तो आई एम रेडी हियर टू टेक अनदर 2 करोड़ ऑफ रिस्क। ठीक है ना, तो रिस्क एपेटाइट भी पता चलता है। बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, बस 2 डायमेंशन के लाइकलीहुड और इम्पैक्ट पे अगर मैं जज कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट भी हो जाता है। और क्या है कि यहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, वो भी एक चीज है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, के आर आई, केपीआई हमने देखा था, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये है के आर आई, की रिस्क इंडिकेटर्स। मतलब अगर ये चीज हो रही है मतलब रिस्क है। ठीक है ना। अगर तुम क्या बोलते, स्टॉक मार्केट में बिना किसी एनालिसिस के सीधा मन मर्जी ट्रेडिंग किए जा रहे हो तो रिस्क है। तो दिस ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज इज ए के आर आई, की रिस्क इंडिकेटर। तो बेसिकली क्या है, दैट इवेंट जिससे पता चलता है कि हाँ, इट इज डिनोटिंग सम काइंड ऑफ रिस्क ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है।
तो जो क्रिटिकल इंडिकेटर्स होते हैं उससे हाई रिस्क का हमें पता चल जाता है। जैसे समंदर में मान लो क्या बोलता है, सुनामी आने वाला है, सुनामी तो बहुत बड़ी चीज बोल दी, मान लो क्या बोलते हैं विंड ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो फिर क्या होगा, या फिर जैसे बोलते हैं फुल मून डे हाफ मून डे आ रहा है तो फिर टाइड से, तो दिस आर सम रिस्क इंडिकेटर्स, ठीक है ना। या फिर मान लो किसी एक स्टॉक में कुछ बहुत दिनों से अपर अपर सर्किट लगे जा रहे लगे जा रहे लगे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, नाउ इट इज वेरी सुन इट विल फॉल डाउन अगेन, फिर बाद में चढ़ेगा बट अभी तो फॉल डाउन नहीं होगा। तो दिस आर सम रिस्क इंडिकेटर्स, ठीक है ना। तो जनरली ये प्रेडिक्टेबल भी होता है और मेजरेबल भी होता है, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली प्रेडिक्टेबल होता है, जिससे क्या होता है कि वी गेट रेडी, इट इज लाइक ए वार्निंग। रिस्क बोल के आता है कि मैं आता हूँ ना, तो वो जो बोल के आता है वही आपका KRI है, ठीक है। तो KRI डिफरेंट टाइप ऑफ हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, पीपल हो सकता है, ऑपरेशनल होता है। फाइनेंशियल मतलब मान लो आपका प्रॉफिट गिरते जा रहे दिस इज ए फाइनेंशियल KRI। पीपल मतलब आपके एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को, दिस इज ए पीपल वाला KRI। ऑपरेशनल क्या है कि आपका ब्रेकडाउन बार बार हो रहा है, या फिर मान लीजिए क्या बोलता है आपके आपका IT सिस्टम हैक हो गया था, या फिर कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, कोई चोरी हुआ था, कोई एम्बेजलमेंट हुआ, तो दिस आर ऑपरेशनल रिस्क, सॉरी ऑपरेशनल KRIs, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट। अब कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या है, कंपनी एज ए होल, ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, कॉर्पोरेट कैसे देखेंगे, ठीक है। कॉर्पोरेट वर्ड है बट इट इज बेसिकली अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है। तो फर्स्ट आता है रिस्क एनाबल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, REPM। ये ऑलरेडी आपके लास्ट 1 या 2 अटेम्प्ट्स में इससे क्वेश्चन आ चुका है REPM से। REPM बेसिकली क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट दोनों को साथ साथ लेके चलना है। जैसे लीन और सिक्स सिग्मा को मिक्स किया था ना, वैसे रिस्क मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साथ में लेके चलना है। तो इससे क्या है कि मेरे जो परफॉर्मेंस को मेरे रिस्क के साथ हम लिंक कर दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो KRI और KPI आप लिंक करके चल सकते हो। आपको मे भी बहुत टाइम ऐसा होगा कि आप देख रहे हैं कि आपके इस परफॉर्मेंस की वजह से KRI घट रहा है, या फिर कोई एक बड़ा KRI आ जा रहा है, तो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू सी। तो बेसिकली होता क्या है, पहले कि आपने ये चीज होती कैसे, ये देख लीजिए, चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहले क्या है, फाउंडेशनल होता है क्या है कि आपने रिस्क आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट कर दिया, दैट वाज द बेसिक थिंग। बट अब एक्सपैंड कैसे हो रहा है कि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन रिपोर्टिंग से काम नहीं चलेगा। अब मेरा जो परफॉर्मेंस है वो इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए मैं करूं। मान लो अगर मैं ईस्टर्न जोन में कुछ बेचने जाने वाला था, मार्केट सर्वे के लिए जाने वाला था, या फिर क्या बोलता है मैं अपना वहां पे स्टॉल लगाने वाला था, बट अब बिकॉज ऑफ सम रीजन आई नो कि दिस आर द रिस्क, तो उस हिसाब से मैं अपना परफॉर्मेंस प्लान भी करूंगा और एग्जीक्यूट भी करूंगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, रिस्क एनाबल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। रिस्क को ध्यान में रखते हुए अपना परफॉर्मेंस प्लान भी करो और एग्जीक्यूट भी करो। नेक्स्ट क्या है, रिस्क रिटेंशन। रिस्क रिटेंशन मतलब रिस्क को एलिमिनेट ना करके अपने पास रखना है। तो कौन से केस में अपने पास में रखना है, अगर मान लो दो, अगर आपको याद होगा 11th 12th में आपका एक था कि कंपेंसेटरी एरर्स, एक एरर को दूसरा एरर कंपेंसेट कर रहा है, वैसे ही एक रिस्क को दूसरा रिस्क अगर कंपेंसेट कर रहा है तो देयर इज नो हार्म इन रिटेनिंग बोथ द रिस्क, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, ऐसा कर सकते हो। या फिर क्या है, आपका एक फंड है, ठीक है ना, वो फंड किस लिए आपने रखा है कि इमरजेंसी में आप हैंडल कर सको, या फिर ऐसे टाइप को रिस्क को हैंडल कर सको। तो दिस आर द थिंग, ठीक है। तो रिटेन करने से क्या हो रहा है, इधर आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या फिर कोई दूसरे टाइप का लॉस हो सकता है, बट विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो रहेगा, आप उसको इग्नोर नहीं करते। जनरली कौन सा रिस्क को हम रिटेन करते हैं, जनरली लो लेवल जो रिस्क होता है ना उसको करते हैं। इससे क्या होता है ना, इंश्योरेंस लेना नहीं पड़ता, तो मेरा कॉस्ट भी बच जाता है, और बहुत बार क्या होता है कि रिसोर्सेज भी फ्री अप हो जाता है, ठीक है ना। तो दिस आर द बेनिफिट्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोई फिक्स्ड मैकेनिज्म नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैंने जैसा सोचा हो वैसा ही होगा करके। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हाई रिस्क है तो फिर वो मिटिगेट जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। तो दिस आर द इश्यूज आल्सो देयर। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि जहां पे चांसेस कम है या फिर लो रिस्क है, उस केस में हम लोग रिस्क रिटेंशन करते हैं। रिटेंशन मतलब उसको उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, हर रहने दो, ठीक है ना। बट रिस्क रिडक्शन, रिडक्शन मतलब मान लो जितना रिस्क था उसको मैं कम कर रहा हूँ। कैसे कम कर रहा हूँ, हेजिंग कर लिया मैंने, दैट इज अ काइंड ऑफ रिस्क रिडक्शन, जिससे मेरा क्या हो रहा है, रिस्क कम हो जा रहा है। या फिर मान लो मैं थोड़ा सा सेव, एक रिस्की मार्केट में जा रहा हूं तो मैं फैक्टरिंग करा दिया, ठीक है ना, तो ताकि क्रेडिट रिस्क मेरा कम हो जाए, ठीक है। तो दिस आर सम काइंड ऑफ रिस्क रिडक्शन। नेक्स्ट, वैल्यू एट रिस्क। इससे भी आपका रिसेंटली क्वेश्चन आ चुका है, रिसेंटली नहीं, आई थिंक 2-3 अटेम्प्ट पहले क्वेश्चन आया था
कि वैल्यू एट रिस्क क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है और लिमिटेशंस क्या है, तो रिपीट होने के चांसेस कम है, ठीक है ना। वैल्यू एट रिस्क बेसिकली नथिंग बट इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ठीक है ना। जैसे सिक्स सिग्मा एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक था, वैसे ही वार भी एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस डिटरमाइन कर दे रहे हैं। उसमें क्या होगा कि अगर गंदे से गंदे सिचुएशन में क्या मेरा हाल हो सकता है, दैट इज एट वैल्यू एट रिस्क। फायदा क्या है, इजीली आप समझ सकते हो, इजीली अप्लाई भी कर सकते हो। बहुत जगह पे बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, इसको एक्सेप्टेड भी, एनालिसिस इंडस्ट्री में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं इजीली, तो इससे आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकल जाता है, रिलायबल मेजर है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस पे बहुत सारे अजम्पशंस है। आप इनपुट्स चेंज करते रहो, अजम्पशन चेंज करते रहो, आपका फिगर चेंज होता रहेगा, जिससे क्या इनकंसिस्टेंसी होगी, और अगर बहुत बड़ा ही पोर्टफोलियो है तो उस केस में प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिटिल बिट अनरिलेटेड बट कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री। इससे एक बार ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन आया था, न्यू में अभी तक आया नहीं है। बेसिकली क्या है कि बैसल एक कमिटी, ठीक है, तो बैसल कमिटी ने क्या किया कि बैंक के क्रेडिट रिस्क को ध्यान में रखते हुए कुछ रेशियोज निकाले, कुछ गाइडलाइंस निकाले, ठीक है। पहला कब आया, 1998 में बैसल वन आया, बैसल कमिटी वन। तो इसमें क्या बोला कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है बैंक का क्या होना चाहिए, मिनिमम 8% होना चाहिए। ये किसने बोल दिया, बैसल कमिटी ने बोल दिया। बट अभी प्रेजेंट केस के इंडिया में आरबीआई बोलती है 9% ही रहना चाहिए। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे निकलेगा, बेसिकली मेरा कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। तो क्या है, फिर से हमने क्या किया, कैपिटल को दो कैटेगरी में कर दिया, टायर वन, टायर टू। टायर वन क्या है कि इक्विटी और रिटेन अर्निंग्स, टायर टू आपके दूसरी चीज हो गया, जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, प्रोविजन हो गया, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, हाइब्रिड कैपिटल, डेट इंस्ट्रूमेंट एज एन सबऑर्डिनेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट, और हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल क्या हो गया इसके कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गया, वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। और क्या रूल बता दिया कि एटलीस्ट 50% ऑफ द कैपिटल शुड बी इन टीयर वन। आप टीयर टू में ज्यादा रखोगे तो नहीं चलेगा। तो दो यहाँ पे न्यूमेरिक्स आ गए, क्या एक मिनिमम 8% होना चाहिए, दूसरा मिनिमम 50% कैपिटल टीयर वन में ही होना चाहिए। बाकी रिस्क वेटेड एसेट्स, एक वेट दें एसेट को, तो कौन सा 100% है, अगर कॉर्पोरेट है, रिटेल लोन है, तो वो 100% है। लेकिन वहीं पे अगर हाउस लोन जैसे हो गए, रेसिडेंशियल मॉर्गेज लोन, जिसमें आप मॉर्गेज ले रहे हो और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, तो फिर वो क्या हो गया मेरे 50%। और लेकिन मान लो मैं फॉरेन नेशंस को, ओईसीडी मेंबर नेशंस को कुछ दे रहा हूं, तो फिर वहां पे जीरो माना जाता है। फिर बैसल टू आया, बैसल टू क्या बोला कि सिर्फ क्रेडिट रिस्क की रिस्क नहीं है, और क्या रिस्क है मेरा साथ में, मार्केट रिस्क भी रिस्क है और ऑपरेशनल रिस्क भी रिस्क है। फिर उसने क्या कर दिया कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इतना होना चाहिए, इस बेसिस इतने फ्रीक्वेंसी पे सुपरविजन होते रहना चाहिए, मार्केट के डिसिप्लिन को ध्यान में रखना है, अच्छे क्वालिटी का एसेट रखो, जिससे क्या होगा कि आपका जो सीएआर अच्छा मेंटेन होके रहेगा। लीस्ट इंपॉर्टेंट बैसल कुछ है तो बैसल टू मैं बोलूंगा। फिर आ गया बैसल थ्री। बैसल थ्री ने क्या किया, ऑपरेशनल रिस्क को थोड़ा सा इग्नोर करके लिक्विडिटी रिस्क पे आ गया। तो मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि बैसल थ्री रेगुलेशंस एक बार पूछ चुका है एग्जाम में ओल्ड सिलेबस में, जबकि न्यू में पूछा नहीं है। और फिर क्या बोल दिया, सिर्फ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से काम नहीं चलेगा, और तीन रेशियो भी आपको ध्यान रखना है, कैपिटल रेशियो, लेवरेज रेशियो, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये आपका कॉर्पोरेट फेलियर्स, इससे आपका क्या आता है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का। वो क्या बोलता है कि कॉर्पोरेट फेलियर कब होगा, इधर आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी कम है, या फिर आप क्या बोलते हो एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन हाई गियरिंग, मतलब क्या है एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन डेट, या फिर आपका लिक्विडिटी बहुत कम है। इन दैट केस आपका कॉर्पोरेट फेलियर आ सकता है। कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कब होगा, इधर क्या देखो डिफरेंट केसेस है, इधर आपका सेल्स कम हो रहा है, या फिर प्रॉफिट कम हो रहा है, या फिर आपका कॉस्ट बहुत ही बढ़ रहा है, या फिर आप क्या कर रहे हो कि आप एसेट को मैनेज नहीं कर पा रहे, लाइबिलिटी मैनेज नहीं कर पा रहे, कैपिटल मैनेज नहीं कर पाए। तो दिस आर द 5 डिफरेंट केसेस। फिर क्या है मेरा, कौन सा टूल्स है, ऑल्टमैन जेड स्कोर, वेनिस एम स्कोर, एनसीएआर मॉडल्स, तीनों ही क्या है प्रैक्टिकल है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, ये तीनों के सम्स एक बार कर लेने हैं, तो इससे जो 7 मार्क्स आएगा वो भी आपका कवर हो गया, और मेनली थियरी के लिए तो हमने ये सेशन देख लिया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 24 मिनट्स में चैप्टर नंबर 4 होता है कंप्लीट। तो क्या मैं चाहता हूँ, आपका सीएमए अगर आप ग्रुप 4 दे रहे हो तो ग्रुप 4 कंप्लीट हो जाए, फिर आपका बोथ ग्रुप्स कंप्लीट हो जाए, आप बहुत जल्द सीएमए बनो, और सीएमए बनने के बाद वापस मिलते हैं इन द प्लेसमेंट मंत्र, जहां पे हम प्रिपेयर करेंगे आपके प्लेसमेंट्स के लिए।
तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. लेट्स बिकम सीएमएस सुपर सून. दिस इज सीएसईएम वेदांत शर्मा साइनिंग ऑफ. वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट जो करना है कीजिए, नहीं करना है ठीक है. बाकी लिंक्डइन इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक आपकी स्क्रीन के सामने है, पीडीएफ में है, ज्वाइन कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. दिस इज सीएसईएम वेदांत शर्मा साइनिंग ऑफ.